पढ़ते हैं तो आर्टिकल 22 ध्यान रखिएगा इनकेस। अच्छा, आर्टिकल 22 में बहुत सारी चीजें मैं आपको कुछ और जोड़ जोड़ के बता देता हूँ। हुआ क्या था 1992 में, क्या था, अ, अब एक जज साहब थे, बसु साहब। तो वो बसु की, डीडी बसु की गाइडलाइन थी कुछ शायद। तो उन बसु साहब की गाइडलाइन उन्होंने दी थी। उन्होंने इससे लिखा हुआ था कि अरेस्ट होने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे कि जो भी पुलिसमैन अरेस्ट करने के लिए, आपको एफआईआर दर्ज होने के बाद अरेस्ट करने के लिए आता है, तो सबसे पहले तो पहली चीज तो है कि उसको कंपलसरी नेम प्लेट लगाना होना होता है। तो जो पुलिसमैन है उसका नाम आपको साफ दिखना चाहिए, नेम प्लेट प्लस ओदा, उसके जो स्टार वगैरह जो भी लगे वो व्यवस्थित होने चाहिए। तीसरा ये कि वो पुलिसमैन आप ही के थाने का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप ही के एरिया वाला होना चाहिए, जो एरिया जिस थाने में लगता है वो। तीसरा ये कि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तब आपके साइन प्लस आपके साथ साथ किसी गवाह के साइन चाहिए, जो कि आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका घर वाला हो सकता है। दूसरा, अगर आपको गिरफ्तार किया है और आपके घर में कोई था नहीं, पड़ोसी के साथ साइन करके आपको लाया गया, तो भी आपको सबसे पहले एक कॉल करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि आप अपने नियरेस्ट नेबर या अपने कलीग या किसी भी रिलेटिव को इस बात की इत्तला कर दे कि आप कहाँ पर, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको हाउस अरेस्ट में या कहीं गुप्त जगह ले जाके बंद कर दिया जाए। ये थाना एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ये सारी पावर। महिला और बच्चों को अगर गवाही देने के लिए बुलाना है ना, तो 6 बजे के बाद नहीं बुला सकते, उससे पहले बुलाना तो बुला सकते हैं। आपको गवाह देने के लिए आप जेल में नहीं बुला सकते। और महिला को अगर गिरफ्तार किया है तो महिला कांस्टेबल रात में नाइट ड्यूटी में होगी, तभी हो सकता है। ये सारी बसु गाइडलाइन के अंदर करते थे, वो बहुत सही चीज भी है। देखो, ये इससे क्या होता है कि लोगों का जो एक्सप्लोइटेशन होने की संभावना है ना, वो हो नहीं सकती। और इसी वजह से आर्टिकल नंबर 22 आपका बहुत बहुत साथ देगा। आर्टिकल नंबर 23 बात करता है, ये बात करता है एक्सप्लॉयटेशन की। एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। राइट टू अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये आर्टिकल नंबर 23 में भी है एक्सप्लॉयटेशन और 24 में भी है, दोनों में है। 23 और 24 दोनों बात करता है किसकी? शोषण के विरुद्ध अधिकार की। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बात करता है दोनों आर्टिकल की, तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। लेकिन 23 अलग बात करता है, 24 अलग बात करता है। 23 क्या बात करता है? आपने कई सारे लोगों को किडनैप करके, ये शब्द सुना होगा, किडनैपिंग हो गई भैया, किडनैप करके बेच दिया। बहुत सारी लड़कियों का किडनैप हो जाता है, उनको जो है स्लेवरी के लिए भेजा जाता है गल्फ कंट्रीज में। कई जगह बहुत सारे लोगों को किडनैप करके जबरदस्ती उनको बेच दिया जाता है। तो मानव तस्करी बोलते हैं उसको, किडनैपिंग करके बेचने, इसको क्या बोलते हैं? मानव तस्करी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन बींग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। और एक और दूसरा चीज होता है, किसी मान लो मजदूर को आपने अपॉइंट कर लिया और पहले ही पैसे दे दिए, पूरे साल भर काम कराना है, उसको बोलते हैं बंदुआ। बांध दिया आपने, बंदुआ, क्षमा करें हिंदी में, बंदुआ। बंदुआ मजदूर जो है इसको भी बैन किया गया। तो जबरन श्रम करवाना भी गलत है ना। किसी व्यक्ति मान लो बीमार भी हो गया तो भी आप बुला रहे, क्योंकि आपने उसको मजदूर रख दिया। तो बंदुआ मजदूर, फोर्स्ड लेबर आर बैंड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया। भारत में दोनों चीजों को प्रोहिबिटेड किया गया, आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। अगर आप इस केस में फंसते हैं तो आपको सजा हो सकती है। एग्जाम्पल देखना है तो दलर मेहंदी साहब के ऊपर एक केस लगा था एक बार, तो उनको इसमें सजा भी हुई थी, उनके भाई को, दोनों को। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 24 भी बात करता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, लेकिन ये बात करता है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन की, बच्चों की बात करता है। अब बच्चों की क्या बात करता है? बच्चों की बात करता है, इसमें बोला गया कि बच्चों से हम लोग अगर कम उम्र के बच्चों से क्या करवा ले भाई? मजदूरी करवा ले। तो चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड किया गया। आर्टिकल नंबर 24 सीधी बात करता है चाइल्ड लेबर जो है वो उसको किसी भी कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा। चाइल्ड लेबर आर बेंट। 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। और ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये 1986 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बाद में 2016 में कई बदलाव भी किया गया। नया बदलाव मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि आर्टिकल 24 बात करता है बच्चों से मजदूरी नहीं करवाए। तो बाल मजदूर किसको कहते हैं, किस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कि उसे हम लोग चाइल्ड लेबर में कंसीडर करेंगे? देखिए, जिस बच्चे की एज
14 साल से कम है, द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14, जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, तो 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनसे आप कोई भी कारखानों में काम नहीं करवा सकते। शुरुआत में कारखाना ही लिखा हुआ था इसलिए मैं कारखाना ही बता रहा हूँ, लेकिन 2016 में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज की गई और बोला गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का काम नहीं करवा सकते आप। खाली कारखाना ही नहीं, ऐसा नहीं कि आप भोजनालय में काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी किराने की दुकान पे उससे काम कराने हैं काम करा रहे हैं, ऑफिस बॉय के रूप में भी यहाँ तक कि उसको अपॉइंट नहीं कर सकते बिलो 14 को, नहीं तो आपके खिलाफ समन जारी हो जाएगा। तो एक ये है। दूसरा ये बोला गया कि फिर वो जो 14 साल से लेकर के जो 18 साल के उनका क्या, वो भी तो किशोर में आते हैं, वो वयस्क थोड़ी ना होते हैं। तो 14 साल से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी खतरनाक कारखाने में काम नहीं कर सकते। तो खतरनाक कारखाने में काम नहीं करने का जो लिया गया है ना, वो उन बच्चों के लिए जो 14 से किसके बीच में है। देखिए फिर से बता देता हूं मैं, जो लोग 14 से बीच में, तो पहली बात तो शुरुआत में जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट लगाया गया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में, इसमें बोला गया था कि बच्चों बाल मजदूरी प्रतिबंधित हो, और आर्टिकल 24 भी यही बोलता है कि बाल मजदूरी प्रोहिबिटेड होना चाहिए। आर्टिकल 24 भी क्या बोल रहा है, यही बात बोल रहा है। शुरुआत में बोला गया था केवल फैक्ट्रीज में नहीं होना चाहिए, लेकिन 2016 में इसी एक्ट में बदलाव करके क्या जोड़ दिया कि 14 से जो कम है वो तो किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, नो एम्प्लॉयमेंट, एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रद्द कर दिया गया। फिर बोला कि जो 14 से प्लस 18 के बीच में है उनके लिए बोला है कि कोई भी हैजार्ड्स जितने भी फैक्ट्रीज है, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हो गए, बड़ी बड़ी खतरनाक जो फैक्ट्रीज हो गए, इनमें काम करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो चाइल्ड लेबर आर बैंड, और इसके लिए उन्होंने काम भी किया है और अच्छा काम भी हो रहा है। चाइल्ड लेबर कहीं पर भी काम नहीं करते। अगर आपको दिखाई दे कि तो यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट द फर्म, द पर्सन, द जितने भी जो भी करवा रहा है उसके खिलाफ कर, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। क्योंकि किसी भी बच्चे का 6 साल से 14 साल के बीच में जो अधिकार है वो राइट टू एजुकेशन है, आप उसे शिक्षा से वंचित करके रोजगार में लगा सकते हैं। यही चीज इसमें है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन in factories etc. No child below the age of 14 year age shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। लेकिन ये चेंज करके थोड़ा सा बदला गया कि खाली फैक्ट्री हैजार्ड चीजें नहीं, नॉर्मल काम में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि 2016 में थोड़ा सा बदलाव किया, 14 से 18 वाला जो है ना, ये हैजार्ड फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक जो अभी मैं आर्टिकल बताने वाला हूं आपको, सारे आर्टिकल बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहले मैंने आपको यही कॉलम बताया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। बात हम लोग यहाँ करें कि आर्टिकल 28 से आर्टिकल 25 से 28 तक सारे आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के नाम पर हमें कौन सी आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म के नाम पे हमें कौन सी आजादी मिलती है, तो हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार तो है ना। इसलिए आर्टिकल अलग अलग बात करते हैं। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 25 की, सीधा 25 पे आ जाता हूँ क्योंकि 25 26 सब में लिखना है। 25 की बात करें तो 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, अंतःकरण में धारण करने का, उसका प्रचार अभ्यास करने का और सब तरह का अधिकार है। अगर मुझे कोई भी धर्म ग्रहण करना तो मैं कर सकता हूँ ना, मेरी इच्छा, अगर मैं हिंदू धर्म में किसी दूसरे धर्म में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। मैं किसी दूसरे धर्म का हूँ और हिंदू धर्म में आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, उसमें कोई बैरियर थोड़ी ना है, किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है। आप चाहे तो सब धर्म को छोड़ के आप जो है नास्तिक भी बन सकते हैं, तो आप किसी धर्म को मानो भी मत, ये भी हो सकता है। और सारा धर्म का, किसी भी धर्म को ग्रहण करने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। ये सारी चीजें जो हैं ये आर्टिकल नंबर 25 में बोलते हैं। आप धर्म के लिए प्रचार भी कर सकते हैं।
जो धर्म के लिए रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, सब प्रचार की चीज़ें, ये सब उसी में आता है। धर्म को लेकर के हमारे यहाँ पर तो पोशाक से ही पहचान लेते हैं, तो वो सब धर्म के अंतर्गत ही राइट्स आर्टिकल 25 में आता है। नेक्स्ट है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के रिलीजियस अफेयर्स क्या क्या होते हैं? धर्म से लेकर के पूजा पाठ हो सकता है, अजान हो सकता है, नमाज हो सकता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, रैली रथ यात्रा, हनुमान जी की यात्रा हो सकती है, या 16 संस्कार हो सकते हैं, या हमारा उपनयन संस्कार हो सकते हैं, जनेऊ वस्त्र धारण करना, चोटी रखना, किसी धर्म में टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, पगड़ी पहनना, कक्का धारण करना, दिस ऑल थिंग्स जो है इंक्लूडेड अंडर द रिलीजियस अफेयर्स। धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज उसको पालन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके दिमाग में कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही होंगी, लेकिन फिलहाल हमें केवल इस आर्टिकल पे ही ध्यान देना है। तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स दे सकते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल नंबर 26 में ही ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति के पास वो अधिकार है। अगर आप है तो आप कहीं पर भी अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको कोई पूजा पाठ करने से रोक नहीं सकता, आपको कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। आर्टिकल नंबर 27 बात करता है कि अगर मान लो अच्छा, आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब भी भारत देश में प्रोग्राम बड़े होते हैं, प्रोग्राम हम लोग धार्मिक त्योहार बहुत होते हैं, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तो मेरा किसी एक देश धर्म को टारगेट नहीं है, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो गणेश चतुर्थी आ गई ना, गणेश चतुर्थी है ना, गणेश उत्सव आता है, फिर देन हमारे इसमें आता है ना कि नवरात्र नव दुर्गा आ जाता है, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्योहार भी आते हैं। तो क्या होता है कि कई बार होता है कि धार्मिक मूर्ति बिठाना है, पंडाल बनाना है, तो खर्च तो लगता है। अब खर्च के लिए क्या करते हैं कि वो कमेटी जो होती है, जो नव दुर्गा कमेटी हो गई या फिर गणेश उत्सव कमेटी हो गई, ये कमेटीज क्या करती हैं, घर घर जा करके इनके पास में एक स्लिप होता है, स्लिप काटते हैं लोगों से, क्या लेते हैं, चंदा लेते हैं। वो एक्चुअल में रिलीजियस टैक्स बोलते हैं उसको, चंदा जो होता है धर्म के नाम पे, वो एक रिलीजियस टैक्स हो सकता है। लेकिन कोई भी आपको फोर्सफुली आपसे नहीं ले सकता। अगर आपको मना करना है ना चंदा देने से, तो आप मना कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई भी आपसे रिलीजियस टैक्स वसूल नहीं कर सकता है। तो राइट टू पे अगेन, राइट टू पेइंग रिलीजियस टैक्सेस जो है ना, उसके अगेंस्ट आपको विरोध करने का अधिकार है। तो यह है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, देना हो तो दो, मना करना हो तो फ्रीडम एज टू पे द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपके पास फ्रीडम है, आपको प्रमोट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आपको नहीं देना है तो मत दो, लेकिन उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। इस वजह से राइट टू आर्टिकल 24 ये है कि अगर आप किसी को चंदा मांगने के लिए आए तो वो जितना मांगना है उतना ना दे, आपकी इच्छा आप दे सकते हैं, इफ यू आर कैपेबल, कि आपके पास उतना है, वर्थ है इतना, कि आपके पास इतना वेल्थ है कि आप दे सकते हैं, तो यू कैन पे, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल, कि आपके पास इकोनॉमिकली आप गुड साउंड नहीं करते हो, या इकोनॉमिकली आप उस समय आपके पास नहीं है, तो आप कम पैसा भी दे सकते हो, सामने वाला आपको फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज आर्टिकल 27 आपको अलाउ नहीं करता उसके लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 28 धर्म के को लेकर के ये है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, कोई भी ऐसा स्कूल जो सरकार चलाती हो, ऐसे किसी भी सरकारी शासकीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती। समझना फिर से, मैं कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज पार्शली या फुली स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो कि केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरीके से या पार्शली फंड किया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये रिलीजियस एजुकेशन पर बैन लगाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई भी प्राइवेट स्कूल मान लो, तो वहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी भी सरकारी स्कूल में कोई त्योहार मनाते हुए देखा कि राखी का त्योहार, दिवाली का त्योहार, क्रिसमस डे या कोई भी त्योहार मनाया जा रहा हो? नहीं मनाते। वहां पर केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती मनाते होंगे, बाकी तो नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पूरा अधिकार। वो चाहे तो क्रिसमस है तो कॉन्वेंट स्कूल में आप क्रिसमस का आयोजन करवा सकते हैं। बाकी अगर दूसरे स्कूल से तो अपने धर्म के हिसाब से, जैसे सरस्वती की जो चैन है, सरस्वती शिशु मंदिर जो है, वहाँ पर हिंदू धर्म के रिलेटेड सारे वहाँ पर कर सकते हैं। वो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर अलाउ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल है जो फंडिंग प्राप्त करता है सरकार से पार्शली या फुली, तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस के लिए है कि वो
किसी भी धर्म का यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकते और एजुकेशनल वो जो है शिक्षा नहीं दे सकते। तो कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आर रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल सिस्टम। यदि इफ गवर्नमेंट है अगर वो, तो नो नहीं दे सकते। यदि वो शासकीय है तो शिक्षा वहां पर धार्मिक शिक्षा पूजा पाठ जो है और ये धार्मिक से लेकर जितने भी चीजें हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अलाउड नहीं है। कोई त्योहार मनाने का अलाउड नहीं, आप उसमें छुट्टी रख के आप घर पे मनाइए, क्योंकि वो जो है सेक्युलर को चीज को डिफाइन करता है और एक धर्म करेंगे तो फिर सबको करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम और वेस्ट ऑफ मनी भी होगा और समय भी जाएगा। आर्टिकल नंबर 29 बात करता है, ये अलग से आर्टिकल नंबर 29 और 30 दोनों बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, इसको हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोलते हैं इसको। यानी हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को, कल्चर को बचाने का अधिकार है। इसलिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 दोनों कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं। अब इसमें आप पढ़ते हैं कि कौन सा राइट्स क्या लिखा गया है। अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल 29 को, तो आर्टिकल 29 बात करता है किसके राइट्स की। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यकों के अधिकार की, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं, माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं ये बताइए। अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, मैं लिख देता हूं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो अल्प हो संख्या में, जो संख्या में क्या हो, कम हो। और हमारे देश में दो तरीके के अल्पसंख्यक हो सकते हैं। दो तरीके के अल्पसंख्यक, एक होता है लिंग्विस्टिक बेस पर, लैंग्वेज आधारित अल्पसंख्यक जिनकी संख्या जो भाषा वाले हो। दूसरे होता है रिलीजन बेस। अल्पसंख्यक दो तरीके होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और एक होता है आपका रिलीजन माइनॉरिटीज। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये सब क्या है, ये सारे के सारे 6 हमारे इंडिया में रिलीजियस क्या है, माइनॉरिटीज है। भाषा के आधार पर अभी किसी को दिया नहीं है, लेकिन ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। लेकिन अभी धर्म वाला जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, देश में जो धर्म की संख्या कम है उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे सकता है। तो माइनॉरिटी के लिए हमारे पास मंत्रालय भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर माइनॉरिटीज एंड वेलफेयर। उनके पावर के लिए एक अच्छा सा मिनिस्ट्री बना के रखा हुआ है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो कुल मिला के बात है कि आर्टिकल नंबर 29 बात करता है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार जो है अलग से काम करेगी, उनको अलग से प्रोटेक्ट कर सकता है। हितों का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी के साथ गलत हो जाए। तो सारी वो पावर जो बड़े ग्रुप को मिलती है माइनर ग्रुप को भी मिलती है। आर्टिकल नंबर 30 बात करता है, 30 भी राइट टू प्रोटेक्शन की बात ही करता है, ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। लेकिन इसमें बोला गया कि माइनॉरिटीज अपने कम्युनिटी, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो चाहे तो अपनी कम्युनिटी से संबंधित कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सरकार फंडिंग भी करेगी। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार माइनॉरिटीज अपने लिए अलग से खोल सकती है, जिसमें रिजर्वेशन काम नहीं करता। जैसे आपने मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूलों के जो नाम सुने होंगे, इस्लामिया, करीमिया, जामिया पब्लिक स्कूल हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो माइनॉरिटीज स्कूल होते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज काम नहीं करती, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर पढ़ सब, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी स्कूल है तो कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है। बट यहाँ पर ये स्पेशलाइज होता है कि माइनॉरिटीज के लिए खोले गए हैं, लेकिन दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वहाँ। आप सोचो कि SC ST OBC रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड ओपन एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ दिया गया है। माइनॉरिटीज के पास पावर है और इसलिए दिया गया है। अब आप बोल रहे हो सर ये तो बड़े धर्म वाले भी खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन बात आती है ना फंड,
इनको फंड भी मिलता है, गवर्नमेंट से फंड मिलता है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहते हैं, गवर्नमेंट इनको फंड भी भेज सकता है, ये पावर होती है इनके पास में। आखिरी आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और भीमराव अंबेडकर साहब ने तो इस आर्टिकल का नाम भी रखा है, इसको उन्होंने बोला हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हृदय, या उन्होंने बोला आत्मा है, तो आत्मा, हृदय और आत्मा है। इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की आत्मा और हृदय है, क्योंकि इसी में लिखा गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लो आपकी किसी आर्टिकल के साथ गलत हुआ, मतलब आपके साथ ये हुआ कि आपके मौलिक अधिकार का है, किसी चीज का उल्लंघन हुआ, तो आप कहाँ से जा सकते हैं? वॉयलेशन होने पर, आप उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति कहाँ जा सकता है? तो उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकता है। तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने से हमें कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 वो चीज प्रोवाइड करता है। अगर आर्टिकल नंबर 32 नहीं होता तो कोई आर्टिकल नहीं होता, ये बात बोली थी उन्होंने कि आर्टिकल 32 बहुत महान है, क्योंकि इसमें क्या किया कि जब भी आप हाई कोर्ट जाते हो तो आर्टिकल, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है रीट जारी करने की, आर्टिकल नंबर 32 में रीट, ये जो आपको दिख रही है 5 तरह की, ये रीट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 5 तरह की रीट जारी करने की पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट को केस के बारे में पता चलता है तो वो रीट मतलब एक आदेश होता है और कुछ भी नहीं, आदेश है। इस आदेश में 5 तरह की रीट जारी की जाती है। पांचों रीट की बात बता देता हूं मैं, ध्यान रखना। B.R. अम्बेडकर ने बोला था हार्ट और आत्मा, हृदय और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है। बात करते हैं हेबियस कार्पस, पहला जो रीट है उसको क्या बोलते हैं? हेबियस कार्पस, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। अब हेबियस कार्पस में होता क्या है? हेबियस कार्पस में होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया अगर वो इनोसेंट व्यक्ति है, जबरदस्ती किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी ने कंप्लेंट दे दी, वहां पर अगर अपने याचिका फाइल कर दी, किसी इनोसेंट व्यक्ति को बिना किसी क्राइम के गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हेबियस कार्पस नाम की रीट जारी करता है। इस रीट में हेबियस कार्पस का मतलब होता है उस व्यक्ति को अपने पास बुलाना, टू हैव अ बॉडी। तो उसको क्या करते हैं, ये उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेती है, और ऐसे में वो चेक करती है, टू चेक द लीगैलिटी ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट की लीगैलिटी चेक करती, क्या इसको लीगल तरीके से अरेस्ट किया गया या इलीगल। अगर गलत तरीके से इनोसेंट व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हेबियस कार्पस जो है ये इंडिविजुअल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ये आम आदमी के लिए जारी की जाने वाली रीट है। पांचों रीट में से ये आम आदमी के लिए जारी की जाती है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। और फिर अगर पाया गया कि वो नॉट गिल्टी है, वो इनोसेंट पर्सन, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत अच्छा एक मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से काम करती है इसमें। इसका बहुत सारे कुछ मूवीज में भी बताए जाते हैं कुछ वर्ड, जैसे दृश्यम नाम की मूवी में आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो हेबियस कार्पस का जिक्र करता है और बताता है कि इस हेबियस कार्पस से आप क्या कर सकते हैं। तो एक आम आदमी के लिए रीट जारी की जाती है। नेक्स्ट है आपका सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब होता है प्रमाण पत्र, या इसको बोल सकता हूँ उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी बोलते हैं हिंदी में इसको, उत्प्रेषण या प्रमाण पत्र। सर्टियोरेरी का मतलब होता है उत्प्रेषण, यही याद रखना, वर्ड वही है। तो सर्टियोरेरी में क्या होता है, मान लो कोई केस पेंडिंग है किसी लोअर कोर्ट में, तो ये रीट जो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट के लिए जारी करता है, हाई कोर्ट के लिए जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कोई मामला बुलाना चाह रही है, कोई मामला ऐसा है जो सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और हाई कोर्ट उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो पेंडिंग केसेस को अपने पास कॉल करने के लिए, टू कॉल पेंडिंग का केसेस, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रीट टू द लोअर कोर्ट्स, और लोअर कोर्ट में भी हाई कोर्ट को ये रीट इशू करता है। तो इस तरह से उत्प्रेषण हो गया। तो तीसरा हो गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, ये भी कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है हाई कोर्ट के लिए, ये ध्यान रखना। ये दो जो रीट बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी करता है, ये भी और ये भी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लिए जारी करता है, और इसका मतलब होता है हिंदी में प्रतिषेध या निषेध, प्रतिषेध या निषेध, बात एक ही है। ये प्रतिषेध या निषेध होता क्या है, जब कोई हाई कोर्ट अपनी दायरे से बाहर काम करने लगे। हाई कोर्ट का अपना एक दायरा होता है, हर एक कम्युनिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, जुरिस्डिक्शन होता है। हाई कोर्ट अगर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, अगर हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जो है निर्णय देने लग जाए, तो हाई कोर्ट को वहां पर जो है
रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या करती है, रीट भेजती है और बोलती है कि आप स्टॉप, रुक जाओ, आप ये आपका क्राइटेरिया नहीं है। तो प्रोहिबिट करने के लिए प्रोहिबिशन का एक रीट जारी करती है। तो दीज काइंड ऑफ रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैंडमस। मैंडमस मतलब परमादेश। मैंडमस, मैंडमस की बात करें, परमादेश की बात करें, तो ये परमादेश जो होता है ये एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू दी गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, कई बार हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी ने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। जब गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी करने से मना करते हैं, डिनाई करते हैं कि हम ड्यूटी नहीं करना चाह रहे, या हो सकता है कुछ मामला रहा हो जब किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को कोई चीज़ नहीं मिल पाती, जब कोई आम आदमी को अपना हक नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बीच में जो लेयर है सिस्टम की, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट बैठा हुआ है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसको मना करता है ऐसा करने से, जानबूझ के ड्यूटी का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके सीधा उस व्यक्ति से पूछ सकती है कि वाई यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द क्वेश्चन टू द पर्सन, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जुडिशियल ऑफिशियल भी हो सकता है, तो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जवाब नहीं दिया तो सस्पेंशन, टर्मिनेशन कर सकते हैं, इतना पावर दिया गया। तो ये किसके खिलाफ आता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ। लास्ट है आपका क्यू वारंटो, अधिकार पृच्छा। क्यू वारंटो अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी सेवा में, जुगाड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, सरकारी जुगाड़, सरकारी सेवा में कोई मान लो एंटर करना चाह रहा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जबरदस्ती इंटर करना चाह रहा है, गलत तरीके से, जुगाड़ से कहीं से पहचान बना ली पैसों को लेकर के, तो जब भी कोई व्यक्ति इलीगल एंट्रेंस करना चाहते हैं, तो ऐसे इलीगल एंट्रेंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, पांचों की पांचों हाई कोर्ट के पास में भी है, बस शर्त है कि सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 32 में करता है और हाई कोर्ट 226 में करता है, दोनों पावर सेम ही है। होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना कई बार पेपर लीक हो गए थे, इतने में लाखों रुपए में पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक होने पर क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि एग्जाम कैंसिल होती है, क्यों, वारंटो की वजह से होती है, क्योंकि वो आपका अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति इलीगल इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए। सरकारी सेवाओं में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए क्यू वारंटो इशू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सारे आर्टिकल 32 तक के आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं इस तरह से, और हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है हमने समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी आशा भी रहेगी कि आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ और नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।